आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडेलिटी। इस वीडियो में हम देखेंगे वाईफाई के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं, वाईफाई के नेटवर्क एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, वाईफाई का नेटवर्क कैसे काम करता है, वाईफाई के डिफरेंट एडवांटेजेस, वाईफाई के लिमिटेशंस, वाईफाई सिक्योरिटी और इसका कंक्लूजन। तो आइए शुरू करते हैं। वाईफाई टेक्नोलॉजी वायर्ड टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि विदाउट किसी वायर के हम अपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, साथ ही साथ इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं और इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम वाईफाई की बात करें तो वाईफाई IEEE के एक स्टैंडर्ड जिसे कि 802.11 स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, इस पर बेस्ड है और ये स्टैंडर्ड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को डिफाइन करता है, यानी कि WLAN के बारे में डिफिनेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। वाईफाई का यूज़ करते हुए हम कई नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे और ऐसा भी हम कर सकते हैं कि कोई एक डिवाइस वायर्ड नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई हो और फिर उस डिवाइस पर एक हॉटस्पॉट बना करके अदर डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट करें। अगर हम OSI मॉडल में वाईफाई के रोल को देखें तो पता चलेगा कि ये OSI मॉडल के फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के लेवल पर काम करती है, यानी कि फिजिकल मीडिया से रिलेटेड जो टास्क हैं उनको ये एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू IEEE स्टैंडर्ड 802.11। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं वाईफाई की टेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। तो वाईफाई की टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो एक तो ये हमारा जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ का स्पेक्ट्रम है उसी के एक स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हुए ये काम करती है। टाइम के साथ वाईफाई के कई स्टैंडर्ड्स हमारे सामने आए, जिसमें से कुछ जो शुरुआती स्टैंडर्ड्स थे जिनको काफ़ी बड़े लेवल पर यूज़ किया जाता है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से हैं ये? IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n। तो टाइम्स के साथ ये सभी IEEE के 802.11 को बिलोंग करते हैं। टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस आते गए टेक्नोलॉजीज़ में, जिसके लिए एक सफिक्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और हम लोग इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। बात करें IEEE 802.11b स्टैंडर्ड, तो ये पहला स्टैंडर्ड था जो सबसे पहले अपीयर हुआ 1999 में ये अपीयर हुआ और ये ऑपरेट करता था 2.4 गीगाहर्ट्ज के रेडियो स्पेक्ट्रम में ये काम करता था। यानी कि ध्यान दीजिए कि ये वही रेडियो का स्पेक्ट्रम है जो ISM बैंड को फॉलो करता है, जिसमें हमने इससे पहले जो अदर IoT टेक्निक्स जो देखी थी वो भी इसी बैंड को फॉलो करती थी, यानी कि ISM बैंड को यहाँ पर ये भी फॉलो करता है। अगर हम इस पर्टिकुलर इस स्टैंडर्ड की बात करें 802.11b, तो ये 11 Mbps तक की थ्योरेटिकल स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। इसकी जो रेंज है वो 30 मीटर के अराउंड रहती है। ठीक है, एक्चुअल स्पीड इसकी 4 से 6 Mbps मान सकते हैं, थ्योरेटिकल 11 Mbps बोली है बट इतनी अलाउ नहीं करता। इसकी जो रेंज है वो 100 से 150 फीट की इसकी रेंज है और ये लीस्ट एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ही आई थी, लेकिन उस टाइम एक प्रॉब्लम ये थी कि ज़्यादातर डिवाइसेस में ये इक्विपमेंट पहले से नहीं होता था और कुछ एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती थी ताकि हम अपने सिस्टम्स में वाईफाई को इनेबल करवा सकें। हालांकि अच्छा एक बात और है कि इंटरफेरेंस फ्रॉम मोबाइल फोन्स एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस विच कैन रिड्यूस द ट्रांसमिशन स्पीड। ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो रिड्यूस होती थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये उसी स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहा है जिसमें ब्लूटूथ या अदर IoT वाले जो एप्लीकेशंस हैं वो भी इसी सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि एक इंटरफेरेंस हो सकता है जिससे स्पीड में कुछ डिफरेंसेस या कुछ रिड्यूस स्पीड आपको देखने को मिल सकती है। इसी के अगले स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें जो अपीयर हुआ
2001 में, सन 2001 में ये अपीयर हुआ और ये ऑपरेट करता था 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पर। हालांकि ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, पहले वाला ज़्यादा पॉपुलर था, वो पहले आया था। ये 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड में काम करता था, कम पॉपुलर हुआ, हालांकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। थ्योरेटिकल स्पीड बोली गई 54 Mbps के अराउंड, बट एक्चुअल स्पीड जो ये प्रोवाइड करता था वो 15 to 20 Mbps के अराउंड रहती थी। इसका जो कवरेज एरिया था 50 से 75 फीट के रेंज में, या थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। मोर एक्सपेंसिव, पहले के कंपैरिजन में ये एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी थी और ये पिछली टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल भी नहीं थी, यानी कि उन डिवाइसेस पर इसका एक अपडेट जो था वो अप्लाई नहीं किया जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं अगली टेक्नोलॉजी की जो इसके ठीक बाद आई। कौन सी है वो? 802.11G। 2003 में ये टेक्नोलॉजी आई और इसमें क्या किया गया, जो पिछले दोनों टेक्नोलॉजी थे यानी कि IEEE स्टैंडर्ड 802.11B एंड IEEE 802.11A, इन दोनों को कंपेयर किया गया। इनके जो फीचर्स थे उनको कंबाइन करते हुए जो बेस्ट फीचर्स थे उसको इस प्रोटोकॉल में शामिल किया गया और नाम दिया गया IEEE 802.11। ठीक है, इसकी जो रेंज थी 100 से 150 फीट का रेंज इसमें प्रोवाइड किया गया। इसकी जो स्पीड थी 54 Mbps के अराउंड रहती थी और ये जिस बैंड को यूज़ करता था 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले बैंड को ये यूज़ करता था, यानी कि जो सबसे पहला वाला हमने बात की थी उसी बैंड को ये भी यूज़ करता है और जो पहले वाला था उसके साथ ये कॉम्पैटिबल भी था, यानी कि जिन डिवाइसेस ने उसको फॉलो किया था उसमें इसको भी इंस्टॉल करवाया जा सकता था विद वेरी इजी वे। इसके बाद एक और वर्जन आया जो कि 2009 में आया। इसको नाम दिया गया IEEE 802.11N। 2009 में ये आया और इसकी जो रेंज थी वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर थी। 300 फीट रेंज तक ये स्पीड कवरेज प्रोवाइड करता था। इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी, 200 Mbps स्पीड ये प्रोवाइड करता था और ये दो फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता था, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज, ये दोनों रेडियो फ्रीक्वेंसी के कंपैटिबल था, दोनों पर ही ये काम कर सकता था। ठीक है, तो ये चार टेक्नोलॉजीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, होपफुली ये समझ में आई होंगी आपको। इनका एक कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है, आइए देख लेते हैं इनका कंपैरिजन। चलिए बात कर लेते हैं। तो इन्हीं चारों स्टैंडर्ड को कंपेयर किया गया है जो अभी हमने देखे हैं, 802.11B, 0.11A, 0.11G एंड 0.11A। मैक्सिमम स्पीड जो पहला केस था उस केस में 11 Mbps के अराउंड, A में 54 Mbps के अराउंड, 11G में 54 Mbps के अराउंड और जो 2009 में इसका आया 200 Mbps के अराउंड इसकी स्पीड देखी गई। इसकी रेंज देख सकते हैं, पहले वाली की रेंज काफ़ी बेटर थी, सेकंड वाले में रेंज थोड़ी सी डाउन हुई, हालांकि इसके बाद जो अगला वर्जन आया उसमें रेंज फिर से बेटर हुई। अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें, पहला वाला जो था जो सबसे पहले अपीयर हुआ था यानी कि 802.11B 2.4 गीगाहर्ट्ज पर काम करता था, 802.11A 5 गीगाहर्ट्ज पर ये काम करता था, 802.11G 2.4 गीगाहर्ट्ज पर काम करता था और जो सबसे लेटेस्ट था 802.11N जो 2009 में अपीयर हुआ था वो इन दोनों ही बैंड पर काम कर सकता था, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों ही ऑपरेटिंग मोड पर काम करता था। पावर ड्रेन अगर देख लें तो पहले वाले में मॉडरेट था, दूसरे वाले में पावर ड्रेन काफ़ी ज़्यादा था। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई वो दोनों में ही मॉडरेट था, यानी कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो पावर तो कंज्यूम करती ही करती है। इसका जो 802.11 वाला था वो सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था, इसीलिए सबसे ज़्यादा लेस पॉपुलर भी हुआ। अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें तो पहले वाले में कॉस्ट लो थी, फिर कॉस्ट काफ़ी हाई हुई, मॉडरेट एंड मॉडरेट। ठीक है, तो यानी कि इसका जो ये वाला जो सेकंड नंबर पे वर्जन आया था 2001 में, ये सबसे कम पॉपुलर हुआ क्योंकि इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा थी और इसका कवरेज रेंज भी
कम था बाकियों के कंपैरिजन में। हालांकि जो हम लोग लास्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं 802.11n, ये 2009 में आया था। इसके बाद भी कुछ और इसके वर्जन्स आए जो आज के समय में यूज़ किए जाते हैं। फिलहाल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ वाईफाई नेटवर्क। वाईफाई नेटवर्क के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या हैं। पहला है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या है, कह रहे हैं एक्सेस पॉइंट एक वायरलेस लैन का कह लीजिए एक ट्रांसीवर होता है, या इसको हम बेस स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, जो एक से ज़्यादा वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब हमारा ये है कि एक्सेस पॉइंट या फिर बेस स्टेशन से हमारा मतलब एक ट्रांसीवर डिवाइस से है जो एक पर्टिकुलर एरिया में, सपोज कह लीजिए कि किसी कैंपस में, किसी ऑफिस में इंस्टॉल कर दी जाएगी और जो वाईफाई सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगी। उसके अंदर एक ट्रांसीवर होगा जो इस टास्क को फुलफिल करेगा। और इसका काम क्या होगा कि ये उस एरिया में मौजूद जो इसका रेंज है, कवरेज रेंज है, उसमें मौजूद अदर वाईफाई डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। ये ट्रांसीवर होता है या इसी को बेस स्टेशन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है इसमें सेफ गार्ड्स। सेफ गार्ड्स क्या है, फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि वाईफाई के ऊपर जो नेटवर्क हमने क्रिएट किया है उसको हम उस पर जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें और उसे किसी हैकर वगैरह के हैक करने से बचाएं। क्योंकि वाईफाई एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न है और तमाम सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं उनको हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है वाईफाई कार्ड्स यानी कि एडॉप्टर्स। यानी कि ये एडॉप्टर्स क्या हैं, कह रहे हैं कि दे एक्सेप्ट द वायरलेस सिग्नल एंड रिलाई इंफॉर्मेशन, दे कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जो बेस स्टेशन है वो वाईफाई को सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। अब आप अगर अपने डिवाइस को कनेक्ट करवाना चाहते हैं तो आपकी डिवाइस में या तो वाईफाई का कार्ड या फिर वाईफाई एडॉप्टर होना चाहिए आपके सिस्टम के साथ, ताकि वो सिग्नल के साथ कनेक्ट कर सके, वाईफाई नेटवर्क कंप्लीट हो और आप वाईफाई का नेटवर्क के साथ जुड़ जाएं, इंटरनेट को भी एक्सेस कर पाएँ और साथ ही साथ अगर डेटा ट्रांसफ़र वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी फुलफ़िल हो सकता है, उसको भी आप करवा सकते हैं। चलिए हाँ ठीक है, इस डायग्राम में PCI एंड USB एडॉप्टर्स, कुछ एडॉप्टर्स को दिखाया गया है। हो सकता है आपने कभी इनको देखा भी हो, नहीं देखा है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए अगर इंटरनली देखें तो कुछ हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं हमारे लैपटॉप्स में या फिर हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर में, अगर इंटरनली वाईफाई को आपको इनेबल करवाना है तो उसके लिए PCI एडॉप्टर को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, जो कुछ इस तरह का होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो। इसको हमें सिस्टम के साथ इनबिल्ट कराना होगा और ये इंटरनली जो है वो सिस्टम में कनेक्ट किया जाएगा। दूसरा है USB एडॉप्टर, ये एक्सटर्नल होता है, मींस ये एक USB की तरह अवेलेबल होता है। मैंने तो इसको यूज़ भी किया है, हो सकता है आप लोगों ने भी यूज़ किया हो, क्योंकि आज से 10 साल पहले अगर हम टाइम में जाएं तो उस समय ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते थे उनके पास लैपटॉप ना होकर के पर्सनल कंप्यूटर होता था जिसमें वाईफाई वाला सिस्टम जो है वो नहीं अवेलेबल रहता था। अगर आपके कैंपस में वाईफाई होता था तो स्टूडेंट्स को इसी तरीके का, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है USB एडॉप्टर, इसको मार्केट से परचेज करना पड़ता था। आप इसको अपने सिस्टम में कनेक्ट करते थे, इसको इंस्टॉल करते थे इसके सॉफ्टवेयर को, और फिर अगर आपके कैंपस में या आपके हॉस्टल में वाईफाई हॉटस्पॉट मौजूद है तो आप उस हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट हो सकते थे और इस तरह से आप अपने सिस्टम पर वाईफाई को एक्सेस करते थे। और ये जो अगला वाला है कार्ड, ये लैपटॉप्स के लिए दिखाया गया है। ये लैपटॉप्स में यूज़ होने वाला कार्ड है जो लैपटॉप्स में वाईफाई प्रोवाइड करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं हाउ वाईफाई नेटवर्क वर्क्स। वाईफाई नेटवर्क कैसे काम करता है आइए देखते हैं। तो वाईफाई को मैंने बताया कि वाईफाई के जो कंपोनेंट्स थे वो आपने जान लिए हैं। आपको एक बेस स्टेशन या कह लीजिए एक्सेस पॉइंट या ट्रांसीवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती थी और फिर उसके बाद आप क्या करते थे, कह रहे थे अ वाईफाई हॉटस्पॉट इज क्रिएटेड बाय इंस्टॉलिंग एन एक्सेस पॉइंट टू इंटरनेट कनेक्शन। कह रहे हैं कि जो वाईफाई हॉटस्पॉट है, सबसे पहले देखिए जो वाईफाई हॉटस्पॉट है उसमें पहले से इंटरनेट नहीं है। हो सकता है कि वो जो बेस स्टेशन है या जो ट्रांसमीटर है उसे पहले आपको एक
इंटरनेट कनेक्शन के साथ जोड़ना पड़ेगा और फिर उसके पास जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको वो वाईफाई नेटवर्क के थ्रू जो है वो हॉटस्पॉट क्रिएट करवाएगा और फिर जो अदर डिवाइसेस होंगी वो उसको यूज़ कर पाएंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने मोबाइल का डेटा को शेयर करवाने के लिए अपने स्मार्टफोन में एक हॉटस्पॉट को तैयार करा देते हो और जो दूसरे लोग हैं वो उसके साथ कनेक्ट होकर के उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं एन एक्सेस पॉइंट एक्ट एज अ बेस स्टेशन। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी है। व्हेन वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस इनकाउंटर्स अ हॉटस्पॉट द डिवाइस कैन देन कनेक्ट टू दैट नेटवर्क वायरलेसली। तो कह रहे हैं कि आपके पास जो आप हॉटस्पॉट अगर इंस्टॉल है आपके एरिया में, आपके कैंपस में, आपके ऑफिस में और आपके पास वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस है तो आप क्या करोगे, उस हॉटस्पॉट को सर्च कर लोगे और उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे और अगर आपके पास उसका पासवर्ड है तो इसको कनेक्ट किया जा सकेगा। अ सिंगल एक्सेस पॉइंट कैन सपोर्ट अप टू 30 यूजर्स and can function within a range of 100 to 150 feet indoors and up to 300 feet outdoors। तो कह रहे हैं कि डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का जो ट्रांसीवर है उसको इंस्टॉल किया है। तो इसमें 30 यूज़र ही नहीं, इससे ज़्यादा भी यूज़र कनेक्ट हो सकते हैं और आज के समय में ऐसे वाईफाई ट्रांसीवर अवेलेबल हैं, बेस स्टेशन अवेलेबल हैं जो पूरे के पूरे कैंपस में मौजूद जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं और सभी को कनेक्ट कर सकते हैं। इंडोर इसकी रेंज थोड़ी सी कम रहती है लेकिन आउटडोर एरिया में रेंज लगभग डबल तक हो जाती है। मैनी एक्सेस पॉइंट कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर वाया ईथरनेट केबल एंड क्रिएट अ सिंगल लार्ज नेटवर्क। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि जो एक्सेस पॉइंट है उसको भी इंटरनेट कहीं से मिलना चाहिए और जनरली जो आपका वाईफाई का हॉटस्पॉट तो आप बनाते ही हैं बेस स्टेशन में, लेकिन बेस स्टेशन एक ईथरनेट केबल के थ्रू यानी कि कह लीजिए वायर्ड तरीके से उसके पास आपने या तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया होगा या किसी कंपनी के साथ आपने कांटेक्ट कर रखा होगा जो आपको बेस स्टेशन तक इंटरनेट को ले करके आती होगी और फिर उस बेस स्टेशन का यूज़ करके हॉटस्पॉट को क्रिएट कर देते होगे। तो इन सारी तरीकों का हम यूज़ करके एक पर्टिकुलर कैंपस जो कि एक हॉस्टल हो सकता है या एक ऑफिस हो सकता है या एक लाइब्रेरी हो सकती है उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी यूज़र्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं हाउ वाईफाई नेटवर्क वर्क्स। तो एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को समझाया गया है। आइए देखते हैं क्या इसमें दिखा रहे हैं डायग्राम में। देखिए वही बात जो ऊपर मैंने बताई आपको उसी चीज़ को बोल रहे हैं। कह रहे हैं इंटरनेट तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम इंटरनेट बोलते हैं और ये तो हमारा अवेलेबल है इंटरनेट फ्रीली, लेकिन इस इंटरनेट को आप एक्सेस कैसे करोगे। हम लोगों के घरों में एक डीएसएल लाइन या जिसको हम ब्रॉडबैंड लिंक बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसके थ्रू हमारे घरों में एक मॉडेम के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। ऑफिसेज वगैरह में भी इसी तरीके से कनेक्टिविटी को प्रोवाइड किया जाता है। बैंक्स वगैरह में भी इसी तरह से कनेक्टिविटी को प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू या फिर वायर्ड कनेक्शन के थ्रू ये कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो हमारा लैन सिस्टम है इसको हम एक ईथरनेट नेटवर्क भी बोल सकते हैं। ये ईथरनेट टर्म जो है वो वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बिलोंग करता है। सॉरी, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो लाइन है ये वायरलेस तरीके से भी आई हुई हो सकती है और वायर्ड तरीके से भी आई हुई हो सकती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं आपके एटीएम्स वगैरह में डायरेक्टली एंटीना के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वायर्ड लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर ऑफिसेज में, कैंपसेस वगैरह में बीएसएनएल या एयरटेल वगैरह से सीधे वायर्ड कनेक्शन के थ्रू हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग वाईफाई नेटवर्क बनाएंगे कैसे? तो कह रहे हैं आपके पास इंटरनेट है, अब आप एक वाईफाई का बेस स्टेशन अपने यहाँ बनाएंगे। वाईफाई एक्सेस पॉइंट होगा ये, और वाईफाई एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, उसका जो पर्टिकुलर एरिया होगा उस पर्टिकुलर रेंज में वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकता है और जो अदर डिवाइसेस जो वाईफाई से इक्विप्ड हैं वो इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर रेंज होगा, किस रेंज तक, जनरली 300 मीटर तक ये रेंज हो सकता है। इसमें आप ग्राउंड में लेकर के लैपटॉप चले गए तब भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप हॉस्टल के रूम में तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर जिसमें आपने नेट गियर या किसी और कंपनी का वाईफाई मॉडेम या राउटर जो है इंस्टॉल किया हो, उसका यूज़ करके आप कनेक्ट कर सकते हैं इस एक्सेस पॉइंट के साथ। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी कि ये वायरलेस नेटवर्क जो है कैसे काम करता है और ये किस तरीके का होता है।
चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं वाईफाई के एप्लीकेशंस। तो वाईफाई के क्या एप्लीकेशंस हैं? वाईफाई के एप्लीकेशंस बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग वाईफाई को यूज़ भी करते हो और इसके तमाम एप्लीकेशंस को आप समझते भी हो। चलिए फिर भी हम लोग देख लेते हैं वाईफाई का एप्लीकेशन। होम यानी कि हम लोग अपने घरों में करते हैं। घरों में एक वाईफाई, तमाम कंपनीज जो हमें मोबाइल कनेक्टिविटी देती हैं ये ब्रॉडबैंड लाइन के थ्रू हमें एक राउटर प्रोवाइड कर देती हैं जो वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह काम करता है। और फिर इसके बाद आपको घर में स्मार्टफोन को कनेक्ट करना हो, अपने टीवी को कनेक्ट करना हो, आपको आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है उसको कनेक्ट करना हो, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है आपको आपके पास जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे बिजनेसेस हैं जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड, वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है और वाईफाई नेटवर्क वहाँ पर ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। लार्ज कारपोरेशंस एंड कैंपसेस, लार्ज कारपोरेशन जैसे कि किसी कारपोरेट कंपनी की बात कर लें, इन्फोसिस, टीसीएस, तो इनके कैंपसेस जो हैं वो वाईफाई इनेबल्ड रहते हैं, वाईफाई प्रोवाइड कराते हैं। या फिर अब हम लोग आज के समय में जान रहे हैं कि क्योंकि इंडिया भी डिजिटल वे में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, हमारे रेलवे स्टेशन से लेकर के छोटे छोटे ऑफिसेज या गवर्नमेंट ऑफिसेज, ये सभी के सभी वाईफाई इनेबल्ड रहते हैं और वाईफाई प्रोवाइड कराते हैं। कैंपसेस से मतलब हमारे स्टूडेंट के कैंपसेस से है, आपके कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस में वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। हेल्थ केयर में भी वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज या अदर स्टाफ वाईफाई नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के टच में रहता है। वायरलेस आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह ये काम करता है। एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके के हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं। सपोज करिए आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी में बिलोंग करते हैं जहाँ पर कई सारे यूज़र्स हैं और एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, वो इस तरीके के वायरलेस हॉटस्पॉट वहाँ पर इंस्टॉल कर सकता है आपके एरिया में, आपकी बिल्डिंग में, जिससे कनेक्टिविटी वाईफाई कनेक्टिविटी आप ले सकते हो। उसका एक पर्टिकुलर आपको पैकेज दिया जाएगा, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा और आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे। ट्रैवलर्स के को भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो अच्छी ट्रेन्स हैं उनमें वाईफाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है, जो हमारे बसेज हैं उनमें भी इस तरीके की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। वाईफाई कैमरास ये भी एक अच्छा इन्वेंशन है जिसमें जो कैमराज हैं, जो या कह लीजिए जो सीसीटीवी कैमराज जैसे होते हैं उसी तरीके के कैमराज, लेकिन उनको वायर्ड कनेक्शन के थ्रू जोड़ना ज़रूरी नहीं है, वायरलेस तरीके से ही डेटा का ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये थे वाईफाई के एप्लीकेशंस। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वाईफाई। वाईफाई की क्या एडवांटेजेस हैं? नो वायर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। वायरलेस फिडिलिटी, ये एक कंप्लीट वायरलेस टेक्नोलॉजी है और क्योंकि वायर्स नहीं है इसलिए कोई झंझट नहीं है। अगर ये वायर होते तो आपके लिए ज़रूरी था कि आप एक टेबल पर बैठे हैं तभी आप इंटरनेट एक्सेस करें। अब आपके घर में अगर हॉटस्पॉट लगा हुआ है तो आप छत पर भी जा सकते हैं, आप गार्डन में भी जा सकते हैं और किसी भी तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप कैंपस में, लाइब्रेरी में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने क्लासरूम में भी यूज़ कर सकते हैं और कैंपस में कैंटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, पूरे कैंपस में ग्राउंड में भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। नो वेटिंग, कह रहे हैं कि इसका इंस्टॉलेशन है वो आसान है, फास्ट है और इजी वे में इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जो वायरलेस नेटवर्किंग सिस्टम है ये सिक्योर, इजी टू मैनेज एंड बिल्ड टू ग्रो विद यू। तो कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी वर्ड यूज़ किया जा रहा है, सिक्योरिटी टर्म को फुलफिल कराने के लिए आपको खुद चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस तरीके का कंटेंट ओवर द वाईफाई प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए इसकी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें यूज़ होती हैं WEP, WPA और इसी का सेकेंड वर्जन। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं और इसका एडवांटेज क्या हो सकता है। फास्ट डेटा ट्रांसफ़र रेट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए अभी तक हम लोगों ने और भी कई वीडियोस बनाए हैं लास्ट वीक में जिसमें IoT में यूज़ होने वाली कई वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ पे बात की थी, लेकिन वो सभी अपने अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर ही काम करती थी। सभी में आप देखते थे कि जो कनेक्टिविटी की स्पीड थी वो काफ़ी कम रहती थी। चाहे आप ब्लूटूथ को देख लीजिए, चाहे आप ZigBee को देख
देख लीजिए या फिर किसी और टेक्नोलॉजी को देख लीजिए जो हम लोगों ने देखा था, NFC को भी देखा था, उसमें भी काफ़ी कम रहती थी कनेक्टिविटी स्पीड। लेकिन ये जो स्पीड वाईफाई है ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ये स्पीड की वजह से ही यूज़ करते हैं, बेटर स्पीड ये प्रोवाइड कराता है तभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ वाईफाई, लिमिटेड रेंज, देखिए रेंज लिमिटेड है, अगर 300 फीट बोल दिया या 300 मीटर तक बोल दिया तो उतने में ही काम करेगा। अब ये नहीं है कि आप 10 किलोमीटर दूर चले गए और सोचें कि हमारे घर पे हॉट स्पॉट है तो वहाँ तक भी जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर डिवाइसेस, तो अदर डिवाइसेस के साथ ये इंटरफेयर भी करता है, कभी कभी कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में शेयर इट रहता है, वो भी जो वायरलेस लैन का जो कॉन्सेप्ट है IEEE स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो करता है। कई बार कनेक्टिविटी में काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं, आप आसानी से डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि जो आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाला नेटवर्क है या आपके सराउंडिंग जो अदर एप्लीकेशंस हैं वो भी हो सकता है सेम बैंड को यूज़ करते हों, जिसकी वजह से डेटा के ट्रांसफ़र में इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। हाई पावर कंजम्पशन, पावर को कंज्यूम करता है। बैटरी लाइफ कम होती है जब आप हॉट स्पॉट के साथ इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो आप देखते हैं बैटरी आपकी ईजिली ड्रेन हो जाती है। डेटा सिक्योरिटी रिस्क, तो एक बड़ा चैलेंज है, आपको इसके लिए देखना पड़ेगा क्या क्या टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं वाईफाई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें पहली टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं WEP, वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी। ये क्या है, कह रहे हैं कि ये एक बेसिक इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी थी और IEEE 802.11 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थी। हालांकि बाद में ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि इसमें कुछ लूप होल्स थे और हैकर्स ने इसके लिए एक की बना ली और फिर ये ज़्यादा सेफ नहीं रह गया। इसके बाद फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई जिसको हम दूसरी टेक्नोलॉजी WPA, जिसे वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस के नाम से जानते हैं, जो कि WEP जो पहली टेक्नोलॉजी आई थी उसका एक एडवांस वर्जन था जो कि इम्प्रूव्ड इंक्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड कराती थी ताकि हैकर्स इसको हैक ना कर सकें और एक बेटर सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे ताकि डेटा सिक्योर वे में ट्रांसफ़र हो सके। एक और टेक्नोलॉजी जो इससे भी बेटर थी जिसका नाम था WPA2, यानी कि WPA का सेकेंड वर्जन, इम्प्रूव्ड वर्जन। और इसमें क्या करते थे, इसमें भी हम लोग इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे लेकिन एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये काम करती थी, यानी कि पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर थी। इसका एक डिटेल कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है, आइए इसको देख लेते हैं। चलिए पहला है यही तीनों जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, WEP, WPA एंड WPA2। जो पहली है WEP जो इंक्रिप्शन यूज़ करती थी, RC4 इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का ये यूज़ करती थी। सिक्योरिटी लेवल काफ़ी लो होता था और आज के समय में तो इसको यूज़ ही नहीं करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम यही हुई थी कि हैकर्स इसको ईजी वे में हैक कर लिया करते थे, जिससे ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। बात करते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी WPA, TKIP प्रोटोकॉल का ये यूज़ करती थी और इसका सिक्योरिटी लेवल हाई था। इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड इंक्रिप्शन सिक्योरिटी ओवर WEP, पहले वाले के कंपैरिजन में बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई WPA2, ये किस प्रोटोकॉल पर बेस्ड थी, CCMP प्रोटोकॉल पर ये बेस्ड थी। इसका सिक्योरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ WPA दैट यूजेस एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो इस तरह से ये तीन टेक्नोलॉजीज़ वाईफाई में आई, जिसमें पहली टेक्नोलॉजी आज के समय में यूज़ नहीं होती, WPA, और इसका एडवांस वर्जन, इन्हें आज भी यूज़ किया जा रहा है ताकि वाईफाई पर बेटर जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करते हुए इसको सिक्योर नेटवर्क की तरह यूज़ किया जा सके। कंक्लूज़न, तो वाईफाई टेक्नोलॉजी हम लोग सभी लोग पहले से ही इसके बारे में परिचित हैं। एक सिंपल टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। आज के समय में ज़्यादा सिस्टम्स के साथ, मोबाइल फ़ोन्स के साथ, स्मार्टफोन के साथ और आपके आजकल टेलीविज़न्स के साथ, सभी के साथ ये
अवेलेबल है और इसको बहुत ही इजी वे में इंस्टॉल भी किया जा सकता है और इजी वे में इसको यूज़ भी किया जा सकता है। 1997 में इसके लिए जो है ड्राफ्ट तैयार किया गया था और इसको स्टैंडर्ड जो प्रोवाइड किया गया था 802.11 स्टैंडर्ड के नाम से जाना गया। इसके अंदर फर्दर इसके कई एडवांसमेंट आए जिसमें से 4 हम लोगों ने इस वीडियो में स्टडी भी किए हैं। इसके बाद भी कुछ आए जो आज के समय में यूज़ हो रहे हैं। हॉट स्पॉट का एक कल्चर क्रिएट हुआ। हॉट स्पॉट से मतलब हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि वो एरिया जिसको इसका बेस स्टेशन कवर कर सकता है, मींस इसकी रेंज को ये बताता है हॉट स्पॉट कि कितने एरिया को ये कवर कर रहा है और उस हॉट स्पॉट एरिया में जितने भी डिवाइसेस हैं जो वाईफाई इनेबल्ड हैं वो अपने सिस्टम पर इस नेटवर्क को डिस्कवर करके इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है, मैंने बताया, क्योंकि नेटवर्क में कई तरह के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वो बने रहते हैं और उनको यूज़ करने के लिए तमाम इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज़ आई भी हैं और जो कुछ हमने डिस्कस भी की हैं। हालांकि और बेटर टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है ताकि इसको और बेहतर किया जा सके और इसके लिमिटेशंस और एडवांटेजेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो होपफुली वाईफाई से रिलेटेड बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और अगर कोई दिक्कत है वीडियो में तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या बात आपको नहीं समझ में आई। और साथ ही साथ ट्यूटोरियल 5 में जो वाईफाई से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।